गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन जाड़ा, कॉन्सेप्ट विद फैक्ट अकादमी देहरादून में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज से हम उत्तराखंड का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत आज हमारा पहला टॉपिक होगा प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड, यानी प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड के विषय में अगले 15 से 20 मिनट आपके साथ चर्चा की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इतिहास का विवरण देख लेते हैं, इतिहास का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इतिहास, इतिहास से तात्पर्य है बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता, अर्थात अतीत में घटित घटनाओं का तिथिवार अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और एविडेंस के आधार पर हम इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण युग भी कहते हैं, पाषाण काल भी कहा जाता है, अर्थात प्रस्तर युग। बेसिकली इसके अंतर्गत प्रस्तर या फिर पाषाण उपकरणों का अध्ययन किया जाता है या फिर पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम स्टोन एज के नाम से भी संबोधित करते हैं। पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्य रूप से हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिस समय मानव को लेखन कला तथा लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात इस समय हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है। इस समय का जो हमारे पास एकमात्र एविडेंस है वो है पुरातात्विक एविडेंस, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों से तात्पर्य है उत्खनन के दौरान जो भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए उसी के आधार पर हम पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा कालखंड है जिस समय मानव को लेखन कला तथा लिपि का ज्ञान नहीं था, लिहाजा इस कालखंड के हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, केवल पुरातात्विक एविडेंस है जिसके आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिस कालखंड के हमारे पास लिखित तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, अर्थात उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे पास अपठनीय साहित्यिक साक्ष्य तथा पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर हम आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। बेसिकली इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन और दूसरा हम इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वैदिक संस्कृति को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति को सम्मिलित किया जाता है, इनका अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसके हमारे पास लिखित तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के एविडेंस मौजूद हैं और इसको भी आगे जाकर 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, अगला है मध्यकालीन इतिहास, और अगला है आधुनिक इतिहास। तो ये इतिहास का संक्षिप्त परिचय था। इतिहास से तात्पर्य अतीत में घटित घटनाओं का तिथिवार अवलोकन या अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास को एविडेंस के आधार पर 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसको मुख्य रूप से पाषाण
युग या फिर स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस काल के अंतर्गत हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड के हमारे पास लिखित तथा पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन जो लिखित साहित्य हमारे पास उपलब्ध है वो अभी तक अपठनीय है, अर्थात उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। इसके अंतर्गत हम बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इतिहास का तीसरा कालखंड ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ये इतिहास का संक्षिप्त परिचय था। अब हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड और यहां से प्राप्त होने वाले एविडेंस। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे स्रोत, यानी उत्तराखंड के अंतर्गत अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से एविडेंस हैं जिसके आधार पर हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो पहला एविडेंस हमारे पास पाषाण उपकरण है, पाषाण उपकरण, प्रस्तर उपकरण। और दूसरा एविडेंस हमारे पास है शैलाश्रय या फिर गुहा चित्र, शैलाश्रय तथा गुहा चित्र यानी गुफा चित्र। उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पास दो टाइप के एविडेंस हैं, पाषाण उपकरण और शैलाश्रय या फिर गुफा चित्र, जिनके आधार पर हम उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव की गतिविधियों का अध्ययन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाषाण उपकरणों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कौन कौन से उपकरण मानव ने उपयोग में लाए हैं और ये उत्तराखंड के किन स्थानों से प्राप्त हुए। तो अगर हम बात करेंगे पाषाण उपकरणों की तो मुख्य रूप से कौन कौन से पाषाण उपकरण थे, जैसे हस्त कुठार, हस्त कुठार अर्थात हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी, खुरचनी, खुरपी, छैनी, बेधनी, छुर अर्थात छोटी कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी, स्क्रैपर या फिर गंडासा इत्यादि। ये वो पाषाण उपकरण है जिनका प्रयोग आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन में करा होगा, चाहे वो शिकार प्राप्त करने के लिए या फिर अपने भोजन को एकत्र करने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो मानव था उसको खेती का ज्ञान नहीं था, स्थायी जीवन नहीं जीता था, वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित था, जिसके अंतर्गत वो भोजन इकट्ठा करता था अपने लिए, लिहाजा उसको हम खाद्य संग्राहक भी देखते हैं इस समय। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में मानव खाद्य संग्राहक की भूमिका में था, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना, भोजन बेसिकली या तो फल फूल का सेवन करता था या फिर शिकार का सेवन करता था। अब शिकार करने के लिए मानव ने जिन औजारों का प्रयोग करा वो पत्थर से बने हुए थे और उनमें से प्रमुख क्या थे, हस्तकुठार, हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, खुरचनी, खुरपी, छैनी, वेदनी, छुर, छोटी कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, गंडासा या फिर चापर, चापिंग इत्यादि तमाम जो पाषाण उपकरण थे जिनका उपयोग आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन में करा है, ये हमें यत्र तत्र भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में हमें ये उत्तराखंड के क्षेत्रों से भी प्राप्त होते हैं। आगे हम उसी पे बात करेंगे कि ये पाषाण उपकरण उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों से हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जो पाषाण उपकरण है ये उत्तराखंड के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख है यमुना घाटी के अंतर्गत कालसी, यमुना घाटी का कालसी क्षेत्र, यमुना घाटी के अंतर्गत ही उत्तरकाशी में डरख्याट गांव, डरख्याट गांव तथा टटाव नामक क्षेत्र।
ये दोनों उत्तरकाशी में डरख्याट गांव तथा टटाव नामक जो क्षेत्र है ये आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं, यमुना घाटी के अंतर्गत। जो टटाव क्षेत्र है यहाँ पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको टटाव महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। इसमें अगला है अलकनंदा घाटी। अलकनंदा घाटी के अंतर्गत डांग क्षेत्र, सुईत तथा श्रीनगर आदि स्थानों से भी हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। इसमें अगला है पश्चिम रामगंगा घाटी। पश्चिम रामगंगा घाटी, इसके अंतर्गत बेसिकली हमें देखने को मिलता है नैनीताल के अंतर्गत खुटानी नौला। नैनीताल के अंतर्गत खुटानी नाला, यहाँ से भी हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं जो हमें उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी में अगला है पिंडर नदी घाटी क्षेत्र। पिंडर घाटी चमोली के अंतर्गत आदि बद्री नामक स्थान। अगला है गंगा घाटी हरिद्वार। गंगा घाटी हरिद्वार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा स्थान है जहां से हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों से हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं जो हमें उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव की गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन क्षेत्रों का मुख्य रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र है जैसे जसकोट हो गया, नैनी पातल हो गया इत्यादि स्थान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनमें ध्यान रखेंगे। यमुना घाटी के अंतर्गत कालसी नामक स्थान। दूसरा, यमुना घाटी के अंतर्गत उत्तरकाशी में डरख्याट गांव तथा टटाव महादेव क्षेत्र। अलकनंदा घाटी में स्थित डांग क्षेत्र, सुईत तथा श्रीनगर। इसके अलावा अल्मोड़ा में पश्चिम रामगंगा घाटी तथा नैनीताल में खुटानी नाला आदि स्थानों से हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। जबकि चमोली के अंदर पिंडर घाटी अर्थात आदि बद्री और गंगा घाटी हरिद्वार इत्यादि स्थानों से हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिन उपकरणों का प्रयोग उस समय मानव ने अपने दैनिक जीवन में करा होगा, जो कि पत्थर से बने हुए थे, इसीलिए इनको हम पाषाण उपकरण कहते हैं। तो इन स्थानों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आपका पीसीएस का मेंस एग्जाम होने वाला है, उससे पहले प्री एग्जाम होगा। इसके अलावा उत्तराखंड में एपीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी जून जुलाई। तो इन जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम है वहां पर ये आपके काम आ सकता है। मुख्य रूप से पीसीएस मुख्य परीक्षा में वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन उत्तराखंड पर प्रकाश डालिए, वहां पर चर्चा कीजिए। उस समय के जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो किस प्रकार प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव की गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। तो वहां पर आपने इन स्थानों का उल्लेख करना हो पड़ेगा, या फिर यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन किन स्थानों से हमें उत्तराखंड में पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये प्रमुख स्थान है, और जो पाषाणकालीन उपकरण थे वो मैंने उससे पहले ही आपके समक्ष रखे हैं। अब थोड़ा कुछ विशेषताओं की बात कर लेते कि इतिहासकारों का क्या कहना है जो उत्तराखंड से हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड से हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं उनके विषय में इतिहासकारों का मानना है कि उत्तराखंड से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरण, उत्तराखंड से प्राप्त पाषाणकालीन उपकरणों को विद्वानों ने फलक संस्कृति के अंतर्गत रखा है। फलक संस्कृति के अंतर्गत रखा है। ठीक, तो पहला फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड से जो हमें पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए उनको उत्तराखंड के इतिहासकारों ने किस संस्कृति के अंतर्गत रखा है? फलक संस्कृति के अंतर्गत रखा है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुजी फलक संस्कृति से क्या तात्पर्य? ये फलक संस्कृति कहाँ से बीच में आ गई? तो चलो इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा पत्थर है। अगर हम इस पत्थर को दो खंडों में विभाजित कर देते हैं, अगर हम इस पत्थर को दो खंडों में विभाजित कर देते हैं कुछ इस प्रकार से,
तो जैसे हमने इस बड़े प्रस्तर खंड को दो भागों में खंडित करा है, तो इसके दोनों भागों का कुछ हिस्से पर आपको देखने को मिलेगा ये धारदार देखने को मिलेगा। इसका एक हिस्सा धारदार देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा ये गोल प्रकार का पत्थर था। शुरुआती दौर में आदि मानव ने शिकार करने के लिए इसी प्रकार के बड़े बड़े बेडोल पत्थरों का प्रयोग करा है, लेकिन जब बाद में उसने पत्थरों को खंडित करके उन पे धार देने की कोशिश करी है, तो कुछ पत्थर इस प्रकार के हथियारों में तब्दील हो गए, जिनका जिक्र हमने अभी करा, जिनमें कुल्हाड़ी थी, हैंडेक्स, स्क्रैपर, गंडासा, खुरचनी, खुरपी इत्यादि, वेदनी, छैनी इत्यादि जो पत्थर के जो उपकरण है वो कुछ इसी प्रकार निर्मित किए गए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो पत्थर के टुकड़े हैं, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा है। जो प्रस्तर का बड़ा टुकड़ा है इसको कहा जाता है कोर, और जो छोटा टुकड़ा है इसको कहा जाता है फलक यानी ब्लेड। ठीक। तो शुरुआती दौर में मानव ने प्रारंभिक समय में प्रस्तर के जिस खंड का प्रयोग करा उस वो बड़ा खंड था, पत्थर का बड़ा खंड उपकरण के तौर पर मानव ने प्रयोग करा, उसको हम कोर बोलते हैं। तो जिन स्थानों से इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए, जिनके एक तरफ धार लगी हुई थी या जो एक तरफ से नुकीले थे, जिन स्थानों से इस प्रकार के पत्थर प्राप्त हुए हैं उन सब को कोर संस्कृति के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया? कोर संस्कृति के अंतर्गत रखा गया। और ये विशेषता थी दक्षिण भारत की। मुख्य रूप से इस प्रकार के प्रस्तर हमें दक्षिण भारत से देखने को मिलते हैं, जबकि पत्थर का जो छोटा टुकड़ा था जिसको कि हम फलक बोलते हैं, जहां से इस प्रकार के पत्थर हमें प्राप्त हुए, उन सभी प्रस्तरों को फलक संस्कृति के अंतर्गत रखा गया, अर्थात ब्लेड संस्कृति के अंतर्गत रखा गया है। लिहाजा उत्तराखंड से जो प्राप्त हमें प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं, उन प्रस्तर उपकरणों को इतिहासकारों ने किस संस्कृति के अंतर्गत रखा है? फलक संस्कृति के अंतर्गत रखा है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोर संस्कृति क्या होती है, फलक संस्कृति क्या होती है। ठीक। अगला एक फैक्चुअल क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने छुरिक संस्कृति का भी उल्लेख करा है। छुरिक संस्कृति, छुरिक संस्कृति से मतलब है छुर, जो हमने अभी देखा था पाषाण उपकरण, एक प्रकार की छोटी कुल्हाड़ी जैसा आकार वाला औजार रहता जो पत्थर से बनाया गया है। इस प्रकार के औजार उत्तराखंड के क्षेत्रों से भी देखने को मिले हैं, जिनको कि हम छुरिक संस्कृति के नाम से संबोधित करते हैं। और जिस व्यक्ति ने छुरिक संस्कृति का उल्लेख करा उसका नाम था डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड के क्षेत्रों में छुरिक संस्कृति होने का उल्लेख करा है। और इसके जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? हरिद्वार। कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरिद्वार। अगर मुख्य रूप से स्थान पूछेगा तो बहादुराबाद से हमें उत्तराखंड में छुरिक संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी इस टाइप के हमें प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनको इतिहासकारों ने छुरिक संस्कृति के अंतर्गत रखा है। ये मुख्य रूप से हरिद्वार से प्राप्त होते हैं और इसका उल्लेख डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के द्वारा करा गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि जिस प्रकार के पाषाण उपकरण हमें गंगा घाटी हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं, इनकी तुलना सोन घाटी से प्राप्त उपकरणों से की गई। सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सोन घाटी से प्राप्त उपकरणों के साथ की गई। यानी उत्तराखंड के विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार के प्रस्तर उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, ठीक उसी प्रकार के पाषाण उपकरण हमें गंगा घाटी हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिद्वार से प्राप्त पाषाण उपकरणों की तुलना इतिहासकारों ने किस स्थान से प्राप्त पाषाण उपकरणों से करी है? आपका आंसर होगा सोन घाटी मध्य प्रदेश। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सोहन घाटी पंजाब क्षेत्र में है, जबकि मैं जिस घाटी की बात कर रहा हूँ वो सोन घाटी है और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जानकारी मैंने आपके पास रखी है। पाषाण उपकरण जो हमें जानकारी देते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक कालीन मानव की गतिविधि की, यानी उसके होने का आभास करवाते हैं, उसके होने की पुष्टि करवाते हैं। ये पाषाण कालीन उपकरण जो कि हमें उत्तराखंड के इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गंगा घाटी हरिद्वार से प्राप्त पाषाण उपकरणों की तुलना सोन घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त उपकरणों से की गई।
डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड के क्षेत्रों में मुख्य रूप से हरिद्वार के बहादुराबाद में क्षौरिक संस्कृति होने का उल्लेख करा है। इसके प्रमाण हमें हरिद्वार से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के से प्राप्त जो पाषाण कालीन उपकरण थे उनको इतिहासकारों ने फलक संस्कृति अर्थात ब्लेड संस्कृति के अंतर्गत शामिल करा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का ये पहला टॉपिक था जिसके अंतर्गत हमने पाषाण उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अगले अध्याय में हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम गुफा चित्र या फिर शैलाश्रयों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि उत्तराखंड से किन किन स्थानों से हमें शैल चित्र या शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और उनकी क्या विशेषताएं थी। उस समय की जो गुफाएं थी उनके माध्यम से मानव ने किस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करा। ये तमाम जो विशेषताएं हैं ये हम अगले अध्याय में उत्तराखंड के शैलाश्रय या शैल चित्रों के साथ विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।